हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक और पार्ट। 2 पार्ट आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है ना। पहला हम पढ़ चुके हैं रक्त संबंध और दूसरा हम पढ़ चुके हैं पासा। ये 2 पार्ट आपने अच्छे से देख लिए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा आज तीसरे को भी और अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ अपना हर क्लास में कैसे चलेगा। हर क्लास में चलेगा कि एक जो भी उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं वो सारी चीज़ बताई जाए। फिर सेकंड में, थर्ड में, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में पूरा ख़त्म कर दिया, हमें मतलब नहीं। जिस तरीके से हम एक टॉपिक को क्लास में 4-4 दिन तक पढ़ते थे, 5-5 दिन तक, हो सकता है यहाँ भी 5 या उससे ज़्यादा ही समय लगे, क्योंकि क्लास की अलग बात होती है और मोबाइल पर अलग बात होती है, ठीक है ना। मोबाइल पे या कंप्यूटर पे किसी पे भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, समझ गए बात को। तो आज हम इससे आगे शुरू करते हैं। देखो, आज नया चैप्टर लेते हैं। कौन सा? मैं सीक्वेंस के हिसाब से लेते जाऊँगा, जैसे जैसे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैंकिंग, ठीक है। 100% सारी बातें सबको समझ में आएंगी, बस शर्त एक है, आप वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है ना। आप लास्ट तक देखोगे तभी इस बात का निष्कर्ष निकल पाएगा। ओके, हम हर बात पे चर्चा करेंगे, कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखें। रैंकिंग यानी कि मैं कह सकता हूँ कि क्रम परीक्षण, ठीक है ना। ओके, तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है कुछ बच्चों में, जैसा कि मैंने क्लास में पढ़ाया, मेरे सामने आया, मैं उस कन्फ्यूजन पर भी बात करूँगा। देखो, 2 अलग अलग टॉपिक हैं। एक होता है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। उसमें क्या होता है, एक सीधी लाइन में 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी बैठे हैं, एक सर्कल बना करके 6, 7, 8 आदमी बैठे हैं या 4 बैठे हैं, कितने भी बैठे हैं। तो उसमें क्या होता है, सबकी सीटिंग बतानी होती है, यानी कि उनकी बैठक व्यवस्था बतानी होती है कि कौन कहाँ पर बैठा है, कौन किसके दाएं किसके बाएं, कितने के बीच में कितने। लेकिन इसमें क्या होगा, 8 होंगे तो हमें 8 की कंडीशन पता होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें क्या बताना है कि एक लाइन में व्यक्ति तो चाहे 50 हैं, 60 हैं या 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, या 25 हैं, कितने भी आदमी हैं, यहाँ हमें सबके बारे में नहीं पता करना। यहाँ हमें क्या करना होता है, सवाल में 1-2 जने की जानकारी दी होती है, उस 1-2 के आधार पे सिर्फ ये बताना होता है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, है ना। या फिर कोई फला आदमी है, उसकी दाएं से क्या स्थिति है, उसकी बाएं से क्या स्थिति है ना। उसका राइट साइड से क्या, कौन सा स्थान है, लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, बस हमें यही समझना है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट की भी आपको कई बच्चों को कंडीशन रहती है कि सर कैसे पता चलता है दायां बायां किधर से होता है। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़, बस आप तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो देखो, ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गया। इसके ये टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। कई बार क्या बच्चे बोलते हैं, ये सवाल करवाते करवाते, सर आपने वो सर्किल वाले तो नहीं करवाए। अरे भाई, वो टॉपिक ही अलग है, ठीक है। ओके, उस टॉपिक का नाम है बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, बहुत अच्छा। देखो, अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी आपको पता चला कि इसमें क्या होता है कि एक सीधी लाइन में व्यक्ति बैठे होते हैं, बहुत बड़ी लाइन है, और इस लाइन में क्या है, व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक ये किनारा है और एक ये किनारा है, इसके 2 किनारे हैं। हम हर बात स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से पढ़ेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी ये टॉपिक आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक। ओके, तो देखो क्या है, यहाँ बायां है, वहाँ दायां है, ठीक है, बायां दायां है। अगर ये भाग बायां है तो हम कहेंगे कि ये बायां लिख दिया और ये दायां है। अब बायां दायां क्या होता है, लेफ़्ट और राइट होता है। बायां को मैं बोलूँगा, इसका मतलब क्या बोलूँगा, लेफ़्ट, और दायां को बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, राइट बोलूँगा। तो लेफ़्ट और राइट 2 भाग समझ में आ रहे हैं, ठीक है भाई। अब लेफ़्ट और राइट क्या है, बायां दायां कैसे हैं, तो मैं उसको और समझा देता हूँ। देखो, ये मेरे लिए मेरी कॉपी है और आपकी कॉपी आपके पास है। एग्ज़ाम में आपके पास जैसा भी, मतलब जैसे वो कॉपी होती है या जो भी रफ़ पेज आपको मिलता है या फिर आपका पेपर मिलता है, आप जहाँ भी रफ़ सॉल्यूशन करते हो तो उसमें बायां दायां की दिक्कत आती है। कई बच्चे तो कुर्सी पे बैठे बैठे घूमते रहते हैं, इधर घूम गया, इधर घूम गया, मेरा बायां दायां खो गया रे, लाओ रे, कहाँ से लाओ।
ऐसा नहीं होता। आप जहाँ बैठे हैं उसी के आधार पे इसको देखिए। तो देखो जैसे मैं ये हूँ, मेरे सामने मेरा बोर्ड है, ये मेरी कॉपी, आपके सामने भी कॉपी है। तो ये जो हाथ है ना जिससे आप लिख रहे हो, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है उसकी बात नहीं कर रहा, राइट हैंड जिसका सीधा हाथ चलता है, ठीक है। तो जिस तरफ ऐसे लिखते हैं ना, आप कुछ भी लिखते हो तो लिखते लिखते चाहे उल्टे हाथ से लिखो तो भी इधर चलते हो, चाहे सीधे हाथ से लिखो तो भी इधर चलते हो। आप जिस साइड में चल रहे हो लिखते समय वो भाग दायां है। वो भाग कौन सा है? दायां है। और दूसरी साइड क्या है? बायां। अपना हाथ भी ऐसे ही है, ये दायां है, ये बायां है। तो ये बायां बाईं तरफ, दायां दाईं तरफ, यानी जो हाथ जिस तरफ आएगा वही है। दायां हाथ दाईं तरफ है, बायां हाथ बाईं तरफ है। अब समस्या एक और आ गई। बोला सर आपने ये तो बता दिया कि दायां हाथ दाईं तरफ होगा, बायां हाथ बाईं तरफ होगा, बहुत अच्छा बताया, लेकिन सर मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा दायां हाथ कौन सा है। अरे ऐसे भी बहुत बच्चे हैं ना, बोलते हैं सर मेरा दायां ये है कि ये है, मैं तो भूल जाता हूँ। अरे भाई भूलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऐसे करते हो ना 24 घंटे से करते रहते हो, किसी को देख करके क्लास में देखा, ओह ओके सर आपकी क्लास चल रही है, ओके सर मज़ा आ रहा है, ओके सर, ऐसे जो भी अच्छा लगता है, ठीक है ना, आज कैसे दिख रहे हो, बहुत मस्त दिख रहे हो, ऐसे। तो ये इससे सीखो आप। जब आप इस हाथ से ये ऐसा करोगे तो आपके सामने एक इस हाथ से जो बनने वाली जो देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसे बी बनेगा। क्या बनेगा? इससे बी बनेगा। और इस हाथ से आपके पास डी बनेगा। मैं करके दिखाऊं, देखो इस हाथ से ऐसे करके देखो क्या बन रहा है? डी। तो जिस हाथ से डी बने, डी फॉर दायां, और जिस हाथ से बी बने तो बी फॉर बायां, यानी कि लेफ्ट। अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या? हाँ, इसको कई बोलते हैं सर, हिंदी वालों को तो बता दिया, अंग्रेजी वालों को तो बताया नहीं, वो भी बताएंगे, लेकिन एक बार ध्यान दो, बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। मेरे हिसाब से बात सबको क्लियर है। आज के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि दायां बायां कौन सा है। या तो आपको याद हो ही जाएगा, नहीं याद होता है तो फटाफट से करके देख लिया करो, ओहो बी बन रहा है क्या, ये मेरा बायां हाथ है। इस हाथ में डी बन रहा है, ओहो ये मेरा दायां हाथ है। बस खुद का भी पता है और आगे से वैसे पता है। हाँ, इंग्लिश वालों को देखो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट राइट का थोड़ा सा दिक्कत होता है, बायां दायां तो उसको कम समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट बनाएंगे। ओहो लेफ़्ट। तो अपना ये हाथ, अपना हाथ ही काम आता है हर जगह, अपना हाथ जय जगन्नाथ, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे और इसमें ऐसे एल बनता है, आपको दिखाई दे रहा है, इस हाथ में एल बन रहा है, ये इंग्लिश वालों के लिए एल है। तो एल फॉर क्या होता है? लेफ़्ट। ये लेफ़्ट हैंड से बना है, देखो इधर लेफ़्ट है ना। हाँ सर ये तो बन गया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो लेफ़्ट बन गया, कितना अच्छा हुआ। सर आर भी बना दो ना। अरे भाई इससे आर तो नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। जब ये लेफ़्ट है तो दूसरा क्या बचेगा? राइट ही, क्योंकि आपको तो कन्फ्यूजन ही तो मिटाना है। ये थोड़ी कि इससे आर और एल बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है ओके। तो बस ऐसे ही देखते जाइए, आपको हर चीज़ का मतलब ऐसे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन, मेरी एक सबसे बड़ी समस्या है ये, मेरी है लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत अच्छी है। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन छोड़ूंगा नहीं कहीं पर भी, ये मेरा वादा है। ये आपको वीडियो देखते समय पता चलता जाएगा बीच बीच में। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, आप मैथ्स वाला वीडियो देखो, है ना, रीजनिंग वाला देखो, आप जो भी। हाँ आपको एक बात और बता दें, आज से हमारी क्लास जो है वोकेबलरी की भी स्टार्ट हो गई। हालांकि मैंने सभी बच्चों को मैसेज भी किया था, ठीक है ना, पर्सनली बता भी दिया, लेकिन फिर भी बता दें, सुबह का टाइम रहेगा, उसका अभी का टाइम हमने 8:30 का रखा है, और बाकी आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी 9 बजे का करने की सोच रहे हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन मतलब उनसे पूछा, उसके आधार पर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, 8:30 तो आपका है ही, जैसा भी है वो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करते हो। बस सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जो भी चैनल आपको पसंद हो उस पर सब्सक्राइब करने से उसका क्या हो जाएगा, आपके पास लिंक आता रहेगा, ठीक है। तो आज हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, एक तो मैथ्स की, एक रीजनिंग की, एक इंग्लिश ग्रामर की, और आज से स्टार्ट कर दी वोकेबलरी की, ठीक है, ठीक ओके। तो देखो हम ये चल रहे थे, इस लाइन में 2 भाग हैं, लेफ़्ट राइट की प्रॉब्लम दूर, ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ओके बहुत अच्छे से आ रही है। अब हम अगर इधर से किसी व्यक्ति को गिनना स्टार्ट करें, ये लाइन क्या है, ये व्यक्तियों की लाइन है, इसमें एक आदमी यहाँ बैठा है, माना एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, देखो ये आदमी बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या, लाइन है लेकिन आदमी है, ऐसे समझो ये आदमी है। तो इसमें कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आदमी हैं भाई, 8 आदमी हैं, ठीक है ओके बहुत अच्छा। इसमें 8 आदमी हैं, ठीक। अब 8 आदमी हैं तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन कोई कहे नहीं सर मैं इधर से गिनूंगा, कोई इधर से गिन सकता नहीं, पहला है दूसरा है। इन दोनों की लड़ाई में ये एक दूसरे के विपरीत है, वो बोला मैं इधर से गिनूंगा, वो बोला इधर से गिनूंगा, लेकिन
हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि बोला भाई मैं बाएं से गिनता हूँ तू दाएं से गिन, इसका मतलब कोई इधर से गिनना स्टार्ट करेगा तो वो किधर से गिनना स्टार्ट करेगा, बाएं से, बाएं से। इसका मतलब बाएं से सवाल में जब भी लिखा हो, जैसे ऐसे सवाल आता है, एक सीधी कतार में, एक सीधी पंक्ति में, एक सीधी लाइन में, ठीक है ना, ऐसे जो भी लिखा आता है, ठीक। तो एक सीधी पंक्ति में या एक सीधी लाइन में मनोज बाएं से मतलब इधर से, ये बायां है, बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है, 10वें पे बैठा है, 20वें पे बैठा है, 40वें बैठा है, कितने पर भी बैठा है वो बाएं से बैठा है, इसका मतलब उसको इधर से गिनेंगे। अगर कोई सवाल में ये बोले कि भाई कपिल दाएं से बैठा है, दाएं से, ये लो जी दाएं से, तो इसका मतलब इधर से है। अरे सबको समझ में आ रहा है ना। तो अगर बोले कि दाएं से बैठा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इधर से। दाएं से मतलब आपको इधर से काउंट करना है, राइट से। इसको इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, ठीक है, ओके। और इसको लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट, क्या कुछ भी नहीं है, एक ही बात है भैया। फ्रॉम लेफ्ट अगर सवाल में लिखा है इसका मतलब इधर से है, फ्रॉम राइट लिखा है तो इधर से है, ठीक है, ओके। देखो मैं आपको बताऊं, ये शब्द जो हैं बस यही सारी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। आप इनको ढंग से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई बार बस इसी से प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान दो, अगर यहाँ से कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या बोलेगा, बाएं से या फ्रॉम लेफ्ट से, जो भी है। इस बाएं के अलावा क्या होता है, देखो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अब जो बताने जा रहा हूँ सबसे काम की बात है, ध्यान देना। हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी स्टार्टिंग करते हैं कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे स्टार्टिंग कर रहे हैं। पंक्ति में इतने आदमी खड़े हैं, अगर इतने आदमी खड़े हैं तो हम कहेंगे ये सबसे आगे खड़ा है और वो सबसे पीछे खड़ा है, ये सबसे शुरू में खड़ा है, वो सबसे लास्ट में खड़ा है। अरे शुरू में खड़ा है तो हम क्या कहेंगे, शुरू से पहला है, शुरू से, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं आगे से, बस कुछ नहीं, ये 2-4 चीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या शब्द आ सकते हैं, है ना। इनका भी मीनिंग है, ध्यान रखना। आगे से, शुरू से, प्रारंभ से भी बोल सकता है, एक ही बात है। इसी प्रकार इसका उल्टा, अंत से, है ना, या अंतिम से, या फिर क्या है, वो शुरू है तो वो अंत हो गया, प्रारंभ है तो वो क्या, इसको भी अंत कह सकते हैं, या लास्ट से, है ना, एक ही बात है। फ्रॉम लास्ट आ गया, लास्ट से, तो इधर चलना है। अब ये आगे से बोलता है तो इसका उल्टा है पीछे से। अब ये जो समझने वाली बात है इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो आपको अभी नज़र आ जाएगी। जैसे मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ लिख दिया, जी और एच, इतने आदमी हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछता हूँ कि भाई ये मेरे सामने एक आदमी है डी, आप सिर्फ इतना बताओ इस डायग्राम को देख करके कि डी के आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी के आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब ऐसा पूछा जाता है, बस इसमें लगभग मैं ये मानता हूँ कि 80% बच्चों का ये जवाब गलत होता है। 80% बच्चों का जवाब गलत होता है। वो क्या होता है कि मैंने पूछा डी के आगे कितने बैठे हैं तो वो गिनते हैं तुरंत 1 2 3 4, आपने भी गिना ना, कोई बात नहीं, लेकिन आगे इधर न होकर के आगे इधर होता है। बस इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये इसलिए है कि इसमें गलती ही सिर्फ यहाँ पर होती है। अरे भाई वो वाला भाग जो है वो पता क्या है, वो आगे नहीं, वो पीछे है। तो हम आपको अभी प्रूव करके बताएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूज़न है तो मिटाएंगे, मैं यही तो कहता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ेंगे। इधर वाला भाग क्या है, पीछे। अब आपने देखो यहाँ पे अभी भी लिखा बाएं से, लेफ्ट से, है ना, प्रारंभ से, स्टार्टिंग ये है। तो आप याद करो, आप जब भी स्कूल में खड़े होते थे तो ये सबसे आगे खड़ा होता था, याद है, और ये सबसे पीछे खड़ा होता था, ये भी आपको याद है। अब कई बार क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ खड़े हो जाते हैं, लंबा थोड़ा आगे खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़े होते हैं ना। तो इस बच्चे को टीचर बोलता था कि तेरी हाइट तो बहुत कम है, तू पीछे क्या कर रहा है, सबसे आगे आ। उसको जब भी बोला जाता था कि तू आगे आ, तो वो किस साइड में आता था, इधर आता था, न कि उधर जाता था। ये बात सबको समझ में आ रही है। अरे मेरा कहने का मतलब है, पीछे कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अगर कोई लंबा यहाँ खड़ा हो गया
कई बार प्रार्थना में बात करने के लिए भी खड़े हो जाते थे बच्चे तो इसको बोलता था कि तू पीछे जा, सबसे पीछे, सबसे लंबा है, तो पीछे के लिए हम उसको किधर भेजते थे? पीछे की साइड में। मेरी बात समझ में आ रही है? तभी हमने यहाँ लिखा ये पीछे है, और यहाँ से देखो, यहाँ से चलोगे तब तो इधर ही चलोगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट है, इससे आगे जगह ही नहीं है, तो इससे इधर चलना है, तब चलते हैं आगे 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 आगे, सबसे आगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे चलते हैं, पीछे 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 पीछे, सबसे पीछे। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, फिर भी मैं आपके जो कन्फ्यूजन है ना वो बताता हूँ कि कहाँ होता है। वो कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि सर हम जब भी लिखते हैं, टीचर बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लिखते जाओ। बोला राम आम खाता है, ऐसे लिख दिया। फिर बोला आगे लिखो, ऐसे आपको बोल दिया कि आगे लिखो। तब आप और आगे के नाम ले करके आप किधर लिखते हो? इधर ही लिखते हो, और आपके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि आगे का मीनिंग इधर है। लेकिन भाई मैं बताता हूँ उस आगे का मतलब क्या है। उस आगे का मतलब है कि आपने जो लिख दिया उसके बाद में लिखो। ये तो एक लिपि है, ये अपनी हिंदी की देवनागरी लिपि है कि हम ऐसा लिखते हैं। अरे जो उर्दू लिखता है वो कैसे लिखता है? ऐसे लिख दिया। समझ में आ रही बात? फिर उसको बोला कि आगे लिखो, तब वो किधर लिखेगा? ऐसे लिखेगा, है ना। फिर बोला कि और आगे लिखो, तब वो किधर लिखेगा? इधर लिखेगा। तो इसमें देखो हम आगे इधर लिख रहे हैं। बोलने के लिए टीचर वही बात बोलेगा कि आगे लिखो, लेकिन लिखने वाला किसके आधार पर लिखेगा? कि उसकी लिखने की लिपि कैसी है। अपनी हिंदी की देवनागरी लिपि जो है उसमें बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि उर्दू में दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। कुछ ऐसी भी लिपि है जिसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। उसमें भी बोलने वाला टीचर यही बोलेगा कि आपने जो लिख लिया उससे आगे लिखो, और हम फटाफट ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे। फिर दूसरी लाइन यूज करेंगे ऐसे, तो उसमें नीचे लिखा जाता है। तो ये शब्द किसके आधार पे बना? आगे हमारे लिखने के आधार पे हमारे माइंड में आया कि आगे इधर होता है, जबकि लाइन में जो खड़े बच्चे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनमें आगे इधर है। तो मेरे हिसाब से आगे पीछे का पॉइंट आपको क्लियर है। ओके, तो देखो आगे बोले जब भी आपको इधर खिसकना, ये ध्यान देना, बस गलती यही होती है, और जो गलती होगी वही बता रहा हूँ। आगे बोले तो इधर आना है, पीछे बोले तो उधर जाना है। ठीक है, एक बात। अब हमारा सवाल में एक नया शब्द आता है, ऊपर से। ऊपर से, ठीक, और एक और आता है नीचे से। अब भाई ये लाइन तो पड़ी है, हमें चाहिए खड़ी लाइन, क्योंकि खड़ी लाइन होगी उसी में ऊपर होता है और उसी में नीचे होता है। लेकिन ध्यान दो, अगर हमने ये लाइन बना ली, अगर ये कंडीशन आती कहाँ पर है? देखो ये आती है, कभी कभी सवाल में ऐसे बोलता है कि एक क्लास के कुछ बच्चे एक सीधी लाइन में खड़े हैं, ठीक, बोल दिया। बोला उसका स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, ये भी बोल दिया। हमने बायां दायां देखते ही डायग्राम बना दिया, ये भी बना दिया, बनाएंगे हम तो, ठीक है ना। तो हमने डायग्राम भी बना दिया, ऐसी लाइन खींच दी, बाएं दाएं सबका सेट कर दिया। बीच में अचानक से कुछ आता है कि मोहन का ऊपर से जो रैंक, देखो क्लास में नंबर नहीं बताते क्या, ऊपर से पहला। अरे भाई पहले कई प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पोजीशन कई प्रकार की होती है, पहला स्थान। बोला मेरे सर पापा मेरा फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। ओहो फर्स्ट आया, लेकिन ऊपर से आया कि नीचे से आया, ये भी तो ज़रूरी है ना बताना। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना कि ऊपर से है कि नीचे से है। फर्स्ट 2 हैं, सेकंड भी 2 हैं, हर चीज़ बात समझ में आई ना। तो इसीलिए क्या होगा कि ऊपर ये है। अब ऊपर कौन होता है? जो सबसे टॉप पर होता है, जिसकी अच्छी सी रैंक आती है, और जो सबसे अच्छी रैंक आती है वो सबसे आगे रहता है, और जो जिसकी सबसे नीचे रैंक आती है उसको हम क्या कहते हैं? ये लास्ट में आया है, दौड़ में लास्ट में आया है, रैंक इसकी लास्ट है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना। ओके, तो इसी तरीके से ध्यान देंगे। नीचे वाला कौन सा पार्ट होगा? जो नीचे होगा वही देखो सबसे अंत में होगा, वो नीचे है, और सबसे आगे है, सबसे टॉप है, वही क्या है? सबसे ऊपर है। तो शब्द कहीं भी लिखे आ जाएं, ऊपर कौन सी साइड को मानना है? इस साइड को ऊपर मानना है, उस साइड को नीचे मानना है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो टॉपिक के स्टार्टिंग में इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम सवाल नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे आगे हमारे क्वेश्चंस पे। आपको ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है, जिसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, तो देखो इससे आगे अब हम सवाल करेंगे, बेसिक से सवाल पढ़ेंगे पहले, बहुत छोटे सवाल, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, मैं गारंटी लेता हूँ सब कुछ आएगा, हर सवाल आपको आएगा, कोई सवाल बचेगा नहीं, ठीक है ना। मैं सवाल ही पूरे करवा दूंगा यहाँ पर जितने हो सकेंगे, ठीक है। आप तो बस रेगुलर बने रहिए,
ओके, देखो अब हमारा सवाल कैसे होगा। पहला जो टाइप है इसका टाइप फेस्ट है ना, वो है टाइप फेस्ट जो है ऐसा है, कैसा कि एक सीधी कतार मिलेगी, एक सीधी कतार। इस कतार को हम क्या कह सकते हैं, पंक्ति भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, यानी एक सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक सीधी कतार में कोई नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि भव्य। भव्य बाएं से, भव्य बाएं से 10वें स्थान पर है, भव्य बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है। तथा दाएं से, तथा दाएं से वह 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये हमारा छोटा सा सवाल है। एक सीधी कतार है, उसमें लाइन में ऐसे बैठे हैं, बाएं से 10वें स्थान पे है, दाएं से। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, टाइप फर्स्ट में सिर्फ एक ही आदमी होगा, एक ही व्यक्ति होगा, और उसी के बाएं से स्थान मिलेगा और उसी का ही दाएं से स्थान मिलेगा। पहले हम सिर्फ एक आदमी की बात करते हैं। लाइन में तो बहुत आदमी है, लेकिन जानकारी सिर्फ एक आदमी की है, ठीक है ना। ओके, जानकारी सिर्फ भव्य की दी गई है। तो इसको देखो ध्यान से। मैंने कहा ये सीधी लाइन जो सवाल में बोल रहा था वो मैंने बना दी। सबसे पहले ये बनाना है, हर व्यक्ति को बनानी ज़रूरी है, हर स्टूडेंट को बनाओगे तभी देखो हर चीज़ क्लियर होगी। रटने से एक भी चीज़ नहीं आती, मैं गारंटी लेता हूँ। जो कॉन्सेप्ट समझता है एग्ज़ाम में सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, न कि सीधे रटे हुए। हाँ, एक दो आ गया, आपको मिल गया, आप खुश हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। अरे सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना, विद इन टाइम, उससे भी और पहले सुपर फास्ट तरीके से। बेसिक क्लियर है, बस फटाफट उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो देखते जाओ क्या है। एक पंक्ति में भव्य बाएं से 10वें स्थान पे, मैं पूरा सवाल लिख के बताऊंगा एक एक लाइन, उसके बाद में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भव्य का किधर से है, बाएं से। अब नई चीज़ सीखते जाना, बाएं से बोले तो इधर से, ये लाइन खींचिए ना, ये एरो बता रहा है कि आपने इस व्यक्ति का जो स्थान लिखा है वो 10 नंबर है, लेकिन 10 नंबर तो उधर से भी होता है, 10 नंबर इधर से। क्योंकि एक सीधी लाइन में अगर कोई आदमी खड़े हैं, 15-20 आदमी खड़े हैं, आप किसी आदमी को इधर से गिनोगे तो उसका भी स्थान आएगा, इसी आदमी को आप उधर से गिनते हुए आओगे तो भी उसका स्थान आएगा। तो स्थान तो दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कौन सी साइड से। हम कहें भाई बाएँ से 10वां है, ये एरो का निशान क्या बता रहा है, बाएं से। अब दूसरा एरो ऊपर न लगा करके नीचे लगाया करो, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपस में। जैसे मैंने ऊपर से गिन लिया, अभी बताता हूँ। देखो वह बाएं से, दाएं से कितना है, 8वां, दाएं से मतलब इधर से। तो इधर से हम गिनते हैं, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 और ये है 8वां, यही तो है। तो इसको मैंने इधर से गिना, ये एरो का निशान पता क्या है, ये बता रहा है कि इसका स्थान इधर से है, और 8 नंबर लगा दिया। अब देखो स्थान तो 10 भी है और स्थान तो 8 भी है, लेकिन दोनों पे एरो लगा हुआ है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये 10 नंबर तो इधर से है और ये 8 नंबर इधर से है। अगर आप इधर लाइन खींच देते तो वो गलत नहीं था, लेकिन फिर यहाँ करके यहाँ 8 कहाँ लिखते, मिसमैच हो जाता। और कई बार आगे चल के सवाल में ऐसे भी होगा कि ये लाइनें आपस में एक दूसरे को पार भी करेंगी, यानी कि ऐसे कर देंगी। समझ में आ रही बात, ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे ठीक है, हमें तो दर्शाना है बस, ठीक है। ओके, हो गया। तो देखो अब टोटल व्यक्ति गिनना, पहले ये कंडीशन करना, भव्य बाएं से 10वें स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10वें स्थान पे। और दाएं से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8वें स्थान पे। तो जो बोला गया कंडीशन पूरी है। अब बोलो टोटल आदमी कितने हैं। अरे भाई टोटल आदमी देखो कितने होंगे, 10 + 8 18 होंगे क्या। बोला नहीं सर 18 तो नहीं होंगे, क्योंकि ये 10 नंबर भी आपने पहले से गिन लिया और 8 नंबर भी, आदमी तो एक ही है। यस, बस यही पॉइंट है, ठीक है। तो देखो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक गिन रखा है। फिर ये 11 12 13 14 15 16 17, आदमी 17 है ना। क्यों, क्योंकि इस 10 में भी भव्य है। अरे ये भी तो भव्य का स्थान है, और इस 8 में भव्य है। आपने भव्य इसमें भी गिन लिया, आपने भव्य को इसमें भी गिन लिया। क्या आपने भव्य को 2 बार गिन लिया। सही करने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे। 18 में से 1 घट गया, कितना आदमी बचेगा, 17।
तो देखो कई लोग इसको फॉर्मूला बेस याद करते हैं, बोला सर इसका तो सीधा फॉर्मूला है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि बायां प्लस दायां और -1 कर दो। अरे बात तो वही है, लेकिन ये बना कहाँ से? यहीं से तो बनता होगा कि बायां प्लस दायां दोनों को जोड़ दो, 1 घटा दो। ये 1 क्यों घटा दें, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि हम एक आदमी को 2 बार जोड़ते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, बहुत अच्छे से है। चलो जी, अब हम थोड़ा इससे आगे और चलते हैं, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझ लेते हैं थोड़े से, ताकि कल वाले क्लास जो आगे वाली हो उसमें एडवांस में कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। बहुत अच्छा। इससे आगे ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। चलो, भव्य की जगह मैं और कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और उसका नाम मैं कुछ भी आदिल लिख लेता हूँ। आदिल बाएं से मान लो कि 22वें स्थान पर है और वह दाएं से मान लो कि 17वें स्थान पे है। तो टोटल व्यक्ति बताओ। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा लाइन खींची और लाइन खींच करके ये आदिल का स्थान है जो बाएं से कितना नंबर 22, ऐसे दर्शाओ एरो। बीच में पूरी लाइन खींचनी ज़रूरी नहीं, हमें पता है कि हाँ यहाँ तक गिनेंगे तो 22 ही आएंगे। और दाएं से उसका स्थान कितना है, 17 है। ऐसे हमने गिना, इधर से गिना तो पता चला 17। लेकिन वही आदमी है 22 नंबर इधर से और वही आदमी का स्थान इधर से, एक आदमी को 2 बार गिन रखा है। इसका मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट यानी कि बायां प्लस दायां, इसमें भी आदिल है, इसमें भी आदिल है, 2 जगह आदिल है, एक जगह से घटा दो। 17 और 22 39, उसमें से 1 घट गया 38। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 38 है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इससे आगे देखो फटाफट, है ना। एक सवाल और थोड़ा सा अलग, क्या हम यहाँ पर 2 आदमी ले लें, है ना। चलो 2 लेते हैं, ओके। तो 2 आदमी लेते हैं तब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। बस वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, उसकी स्टार्टिंग यहाँ से है। तो एक सीधी कतार में, एक सीधी लाइन में जो भी है उसमें लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है कि सुमन बाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक। तथा मान लो सोनू दाएं से 15वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। सवाल आपके सामने है। लिखा क्या गया है कि एक सीधी कतार है, उस सीधी कतार में बाएं से सुमन का स्थान 12वां है, सोनू दूसरा कोई व्यक्ति है, उसका स्थान क्या है, दाएं से 15वां है। तो टोटल व्यक्ति ज्ञात करेंगे। तो इसको ज़रा समझते हैं कि आखिर ये 2 व्यक्ति कहाँ हैं। तो सीधी कतार बोला तो सीधी कतार तो है ही, ये तो निश्चित है, बोल दिया भाई सीधी कतार है, और वो है भी। इसमें क्या है कि सुमन बाएं से 12वें स्थान पे, बाएं से बोला तो अभी भी बताया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सुमन का स्थान है ये 12 और ये स्थान है किसका, ये भी ध्यान देना, ये है सुमन का। मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक। अब सोनू का दाएं से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 नंबर पे स्थान आ चुका है, किसका आ चुका है, सोनू का आ चुका है, ठीक है, ओके। तो देखो हमें ये तो अगले ने बता दिया कि ये बाएं से 12वां है और ये दाएं से 15वां है, दोनों बता दिए। लेकिन क्या हमें ये बताया कि बीच में कितने हैं, यहाँ कितने हैं, क्या किसी को मालूम है, पता है किसी को? सवाल में दी गई है कहीं जानकारी? बोला सर नहीं जानकारी दी गई। तो आपने उत्तर कैसे दे दिया? बोला सर हमें तो नहीं पता, है ना, हमें तो इसका पता नहीं। कोई बात नहीं, चलो इसकी दूसरी कंडीशन बनाते हैं जो आपके दिमाग में आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सुमन जो है वो यहाँ पर है ना, बात समझ में आ रही है? तो सुमन तो यहाँ पर हो गई और सोनू का स्थान जस्ट इसके पास में भी हो सकता है। तब कितने व्यक्ति होंगे? तब होंगे सुमन तो बाएं से है 12 नंबर और ये है 15 नंबर, और 12 और 15 बराबर 27। अब एक बात और ध्यान देना, अगर कंडीशन ऐसी होती तो क्या होता कि हम इसमें 1 नहीं घटाते। बस ये ध्यान रखना। क्यों नहीं घटाते? पिछले में क्यों घटाया था सर? अरे इसलिए घटाया था, वहाँ आदमी एक ही था, उसको 2 बार गिन रखा था। मुझे बताओ इन 15 में कौन आदमी है, इन 12 में, सॉरी इन 12 में ये 12 अलग हैं
और इन 15 में ये 15 अलग है। कोई भी डबल आदमी गिना जा रहा है? अरे जब 2 बार गिना ही नहीं तो घटाएंगे क्यों? इसलिए 15 12 27। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि ये सही है, यानी ये कंडीशन भी हमें नहीं पता, हमें ये कंडीशन भी नहीं पता। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। अगले ने हमें ये बोला है। तीसरी कंडीशन ज़रा देखो, तीसरी कंडीशन में क्या है कि ऐसा हो सकता है कि इसका स्थान, मैं थोड़ा सा इसको दूसरी वाली कंडीशन को मिटा करके और थोड़ा अच्छा क्लियर दिखे, है ना, अच्छा बना देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशन वही है। हम ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि टोटल आदमी ही 15 हो। 12 तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे 12 तो नहीं हो सकते क्योंकि 15वां स्थान कहाँ से आएगा? तो 15 तो होने पड़ेंगे ना। तो इस सोनू का स्थान दाएं से कितना है? ये लाइन देखो, सोनू का स्थान दाएं से 15वां। तो 1, ये तो है ही, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक मान लिए टोटल 15 आदमी। और ये है सोनू 1 नंबर पे इधर से, और इधर से चलेंगे तो कितना नंबर पे आएगा? 15 पर आएगा सोनू। सोनू आ गया। ओके, अब देखो हमें चाहिए सुमन बाएं से 12वीं। बिल्कुल, 1 इधर बाएं से इधर गिनेंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये सुमन हो सकती है ना। तो बाएं से गिना सुमन का स्थान 12वां, ये है सुमन। अरे समझ में आया क्या? मेरा कहने का मतलब वो इसी में काउंट हो सकती है। हम देखो ध्यान दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है, इस टॉपिक में भी हम यही कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाएं से 12 गिनना था सुमन, यहाँ कोई राजेश, यहाँ सुनील, यहाँ शिखा, प्रीति, कोई भी प्रेमा, जो भी बैठे हैं, अलग अलग बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन सबके नाम नहीं दे रखे। लेकिन उसको हम पढ़ते 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 यहाँ पता है कि बाएं से 12वें स्थान पे सुमन, फिर 13वें पे कोई और है, 14वें पे कोई और है, 15वें पे कोई और है, लेकिन टोटल 15 आदमी। लेकिन इधर से गिनती है ना, 1 2 3, 15वें स्थान पे लास्ट कोने पे कौन आता है? सोनू आता है। तो इसका मतलब क्या इसमें 15 ही आदमी है? देखो हम ये भी नहीं कह सकते, हमने 3 कंडीशन बनाई थी। तो सबसे पहली बात देखो, सवाल कैसे पूछता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगर सवाल ये पूछता कि कुल व्यक्ति बताओ, कुल व्यक्ति, तब हम कहते भाई ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा आता है आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो वो भी हमारा उत्तर है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर पूछे इस कुल की जगह ये पूछे कि न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे, कि भाई आपको जो कंडीशन हमने दी है उस कंडीशन के आधार पे कि सुमन बाएं से 12वें और सोनू दाएं से 15वें स्थान पे, इसके अनुसार कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? अरे न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 15 तो हो ही सकते हैं, और हमने करके दिखा दिया। तो न्यूनतम आंसर कौन सा होगा? इन दोनों में जो कम स्थान होगा वही हमारा आंसर होगा न्यूनतम का। क्यों होगा? क्योंकि 15 से कम आदमी नहीं हो सकते। अच्छा, कईयों के दिमाग में 27 आ रहा, जो थोड़ी देर पहले बनाया कि सर पास में बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन 27 से भी नीचे तो काउंट हो सकती हैं। और हमने करके देखा कि 15 में सब हो रहा है। मेरी बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिपीट करके देख लेना। कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो किसी में, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो इसका न्यूनतम आंसर कितना होगा? 15। हाँ, अगर ऐसा हो, अगर मान लो यहाँ पर 15 होता और यहाँ पर मान लो जैसे 22 होता, तब न्यूनतम आदमी कितने होते? तब भी 22 होते। क्यों? 15 तो हो नहीं सकते। अगर मान लो 15 ही व्यक्ति होते तो 22वां स्थान कहाँ से आता? लेकिन हाँ 22 आदमी हैं तो 15 आदमी उसी के अंदर से गिने जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ करके बताया है। ओके, तो बहुत बहुत बढ़िया, आप बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं कल। थैंक यू।